हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज से आपकी स्टार्ट हो गई है सीटेट की क्लासेज जो आपके एग्जाम तक चलेगी। आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। जो पहली क्लास आपकी रहेगी वो रहेगी आज आपकी सीडीपी की। आज आपकी स्टार्टिंग है, बिल्कुल पहली क्लास से शुरुआत आपकी। ऐसे ही करते करते आपको धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लासेज मिलेगी। कुछ क्लासेज आपको ऑनलाइन मिलेगी, कुछ आपको ऑफलाइन मिलेगी, सब मिलेगी आपको यूट्यूब पर ही, वो भी आपको फ्री में। ठीक, तो आज आपकी क्लास फर्स्ट है। उसके अलावा इसी तरीके से आपकी ईवीएस आएगी, मैथ्स आएगी, फिर जो आपकी लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश संस्कृत वो आएगी, सोशल साइंस और साइंस आएगी। तो इसी तरीके से आपकी क्लास डेली चला करेगी ठीक 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ठीक 8 बजे आप लोग यूट्यूब पर आ जाया करो, यहीं पर आपको सभी क्लासेस मिला करेगी। ठीक, उसके अलावा जो टॉपिक की भी मैं वीडियो डाला करूंगा वो भी 8 बजे के आसपास में डाल दिया करूंगा, वो भी आपको यहीं पर मिला करेगी। ठीक है, तो आज आपकी क्लास फर्स्ट है और सीटेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना। आपके एग्जाम तक देखना, जब आप क्लास को रेगुलर करोगे तो आपको अंदर से खुद कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। तो पास को तो आप फिर नहीं सोचोगे, अच्छे नंबर के लिए आप लोग कोशिश करोगे। तो आज आपकी सीडीपी की जो क्लास है, बिल्कुल सभी क्लास में मैं आपको बेसिक से शुरू कराऊंगा। ये मान के चलिए 0 लेवल से आपको शुरू कराऊंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। पेपर आने तक आपका लेवल इतना हो जाएगा कि आप लोग एक अच्छा नंबर ला सकते हो अपने सीटेट के एग्जाम तक। ठीक है, अगर आपने मेरी चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट किया तो फेल तो नहीं होने दूंगा मैं किसी को। कोशिश करना आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इतना मैं भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज से सीटेट 2022 की, जो आपके दिसंबर में एग्जाम हो गए उनकी क्लास की शुरुआत। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ बच्चे कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना गए आप लोग कर दिया करो। तो उसके अलावा कल मैंने, आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, तो कल मैंने नोट्स की वीडियो बनाकर डाल दी थी कि जो मेरे सीटेट के नोट्स रहते हैं आपको दो ही चीजें फॉलो करनी है। एक तो डेली क्लासेस लेनी है और उसके अलावा जो नोट्स आपको दे रखे हैं इनको पढ़ना है डेली, बस। दो के अलावा तीसरी चीज आपको नहीं करनी। और सीटेट में अच्छे नंबर अगर आपके ना आए तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम ही होता भी नहीं है। तो सीटेट के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com, तो वहां पर आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और कल मैंने वीडियो भी इसके ऊपर डाली थी सीटेट के नोट्स के ऊपर, उसमें डेमो भी दिखाया था कैसे आप लोग इनको ले सकते हो, प्रोसेस भी पूरा समझाया था, और क्या क्या नोट्स के अंदर चीजें रहती है वो भी आपको बताया था। कल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह प्रोसेस बताया मैंने, कैसे जाकर आप लोग नोट्स ले सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मैसेज आए, सर हमसे डाउनलोड नहीं हुआ, सर हमसे पासवर्ड नहीं डला। एक बड़ी गंभीर समस्या निकल कर आई है। अगर आपसे इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा, जबकि और बच्चों को दिक्कत नहीं है, इससे भी एक गिने चुने बच्चों को दिक्कत आई है। अगर आपसे जाकर अपने नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, पासवर्ड भी नहीं लग रहा, तो सीटेट का पेपर तो आपका ऑनलाइन होगा, और इन फ्यूचर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी ऑनलाइन होंगे। तो वहां पर आपका क्या हाल होगा आप लोग से सोच सकते हो। बड़ा गंभीर मैटर है, इसको कोशिश करिए कि टेक्निकल चीजों से आप लोग जुड़िए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल पर जाओ sachinacademy.com लिखो, वहां पर आपको मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। पेपर 1 है तो पेपर 1 ले लो, 2 है तो 2 ले लो, वहां से उनको पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, आपके मोबाइल में आ जाएगी। एक पासवर्ड मिलेगा, उससे जाकर ओपन कर लेना। कुछ बच्चों से पासवर्ड कॉपी पेस्ट तक नहीं हुआ, अब बताइए इतना बुरा हाल है। हालांकि मैंने अपनी टीम को बैठा रखा है, अगर आपकी कुछ भी समस्या आती है तो मेरा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ऐप में भी डलवाया हुआ है, उस पर जाकर बस एक बार मैसेज कर देना। याद तो आपको सचिन सर आपके मिल जाएंगे, जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देंगे। लेकिन पेपर में कौन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेच्योर होइए, इन चीजों को समझिए आप लोग क्या करनी होती है। बाकी यहां तो मैं आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूं, टेंशन फ्री रहना आप लोग। ठीक, बाकी नोट्स के अंदर दोबारा बता देता हूं क्या क्या चीजें है। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका कंटेंट रहता है वो सब इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। कोई कंटेंट की बुक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जितने भी चैप्टर होते हैं ऑलमोस्ट सब नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर पेपर फर्स्ट है तो 3rd to 5th का मिल जाएगा, पेपर सेकंड है तो 6 to 8 तक का मिल जाएगा। पेपर 2 वालों के लिए एक चीज मैंने वो रखी हुई है, अगर किसी बच्चे का सोशल साइंस है तो उसको साइंस भी दे दिया साथ में, अगर किसी का साइंस है तो उसको सोशल साइंस भी दे दिया साथ में। इसका फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए आगे आपकी केवीएस की वैकेंसी आती है, या फिर मान लीजिए सुपर टेट की वैकेंसी आती है, तो आपको 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। जब आप लोग 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, बचेगी क्या, 9th और 10th बचेगी। तो मैं आपको अलग से तो नहीं दे सकता हूं भाई 100 रुपए में ले लो, 150 में ले लो, तो मैंने इन्हीं के साथ फ्री करा दी वो। ठीक है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो यहां पर आपको एनसीईआरटी सारी मिल जाएगी। कोई एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ने की, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर अभी तक जो पेपर ऑनलाइन हुआ था, सभी शिफ्ट में अलग अलग भी पूछे गए थे, लगभग उन सभी को ले लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सीक्रेट आपको बताऊं, अगर आपने सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए ना तो भी आप पास हो जाओगे, इतना आसान है। ठीक, उसके अलावा जितने भी नए टॉपिक आए थे जो आपके पिछले ऑनलाइन वाले एग्जाम में आए थे, लगभग उन सभी टॉपिक को भी ले लिया गया है, तो वो इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे।
मोस्टली जो नोट्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे और आसान भाषा में मिलेंगे। मेरी लैंग्वेज मिलेगी, कोई किताबी लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये आपको फोटो ट्रिक के साथ देखने को मिलेंगे। जैसे किसी की मैथ्स में दिक्कत है तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट्स के अंदर मिलेगी। जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, आप लोग बता दो कि कैसे नोट्स आपको मिले हैं और मतलब उनको देखकर आपको क्या फील आ रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, मुझे पता है। तो चलिए अब मैं क्लास की स्टार्टिंग कर लेता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सीडीपी में आपको पढ़ना क्या है। पहला चीज तो ये आती है कि भाई पढ़े कहां से और क्या क्या पढ़े। तो पहली चीज तो आपको एक बात बता दो, अपना जो टारगेट लेना है 30/30 का लेना है। मतलब पूरे में से 30 आपके आने चाहिए। ये बात हवा में बात नहीं है। कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं जिनके सीडीपी के अंदर 30 में से पूरे 30 नंबर आए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हो। बड़ी आसान होती है सीडीपी अगर आपने ये चीजों को इंप्लीमेंट किया, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो 30/30 के लिए आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि आपको जो चीजें अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है। दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी होती। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, नोम चोम्स्की हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ जाता है। ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको अपने सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों का कॉमन आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर रहता है वरना सेम रहता है। तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने हैं अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं, जैसे कि जो पिछली बार ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें आपके एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित भर भर के क्वेश्चन आए थे। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था, किसी किसी शिफ्ट में 3-4 नंबर भी देखने को मिले थे। तो एनईपी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इससे आपकी पेडागोजी भी काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी पेडागोजी के अंदर भी, ठीक है। ये मैंने नोट्स के अंदर डाली हुई है, वरना वीडियो भी डाली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके अलावा आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। पिछली बार से क्या हो गया, एनसीएफ से संबंधित भर भर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन जो पेपर हुआ था तो एनईपी ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब ज्यादा क्वेश्चन एनईपी के आते हैं। एनसीएफ से भी आपका क्वेश्चन आता है लेकिन एनईपी से भी ज्यादा आता है, ठीक है। और एनसीएफ को आपने पढ़ लिया, पेडागोजी की टेंशन खत्म करा देगा आधी से ज्यादा आपकी, ठीक। उसके अलावा आपको आरटी पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन 2009, इसको आपको पढ़ना है। तो 3 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ठीक। या तो नोट्स में पढ़ लीजिए वरना मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। तो दूसरी चीज हो गई। उसके अलावा अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जाम में आते हैं। 1-1 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बनता है। देखिए, क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट यानी विकास से जरूर आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेता है। डेवलपमेंट के सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में पूछ लेता है। डेवलपमेंट की स्टेजेज, अवस्थाएं पूछ लेता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वगैरह। तो डेवलपमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में आना है। जितने भी टॉपिक लिखे हुए 1-1 क्वेश्चन बनता है यहां से आपका, ठीक है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इंटेलिजेंस आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी बुद्धि से संबंधित कि बुद्धि क्या होती है। उसके अलावा आईक्यू की जो टेबल होती है उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें एक बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, उनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसलिए मैंने वो यहां पर नहीं लिखा क्योंकि बुद्धि में आ जाता है वो। तो वो भी आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस का चैप्टर हो गया। लर्निंग से आपके कई क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं कई क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग से संबंधित पूछ लेगा, लर्निंग की आपकी जो विशेषता होती है वो पूछ लेता है। लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेता है। लर्निंग से संबंधित आपकी जो डिसऑर्डर होते हैं, डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये सब आपके इसके अंदर पूछ लेता है। उसके अलावा लर्निंग से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर वगैरह, इनके बारे में बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन होगा जो आएगा, लेकिन बहुत ही कम आते हैं। लेकिन आपको कर लेना, वो आपके हर जगह काम आएगा। उसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एंड आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा से। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। असेसमेंट में आपका असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 3 आपके असेसमेंट आ जाते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट आ जाता है। इवोल्यूशन में आपका सीसी आ जाता है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आ जाता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट आ जाता है। ये सभी इसी चैप्टर के पार्ट है। टीचिंग मेथड्स आपके आ जाते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विद्या वगैरह। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सोशलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, समाजीकरण से आ जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका। मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। थिंकिंग यानी चिंतन से क्वेश्चन आता है।
जेंडर से क्वेश्चन आता है आपका, उसके अलावा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है। ये वो सिलेबस है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको यही टॉपिक पढ़ने है बस, इसके अलावा दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी। कुछ बच्चे साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो काम आपको नहीं करना, आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। तो इसका चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये आपको वीडियो में मिल ही रही है, तो ये चैप्टर आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अब एक चीज तो क्लियर होगी कि जो आपकी 30 नंबर की सीडीपी आती है, तो 15 नंबर के लिए तो आपको ये सब चीजें पढ़नी है, बल्कि 15 से ज्यादा कवर हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो 15 नंबर होते हैं उसमें आती है आपके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिंपल सा, एक तो अपने सचिन सर को पकड़ के रखो, जो डेली क्लासेस चलेगी यहां पर यूट्यूब पर, तो आपकी पेडागोजी में इतनी इंप्रूव करा दूंगा, आपको खुद फील हो जाएगा कि पेडागोजी के लिए ना तो किसी किताब की जरूरत है और ना ही हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत है, ठीक है। तो सचिन सर आपके करा देंगे, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, ये आपकी क्लास चालू है। प्लस जो प्रैक्टिस करो आप लोग, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। वो मैं आपकी यहां पर कराई रहा हूं, वरना यूट्यूब के अंदर सॉरी नोट्स के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के मैंने डाले हुए हैं। तो बस आपको यही चीजें फॉलो करनी है, इन चीजों को फॉलो कर लेना और 30 में से 30 पूरे आपके नंबर बनेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बस। और इसके अलावा आपको सीडीपी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सामने स्क्रीन से हट भी जाता हूं, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग समझ गए, आपके जो सिलेबस में चीजें, जो आपके पेपर में चीजें होती है वो क्या होती है, वो ये सब चीज होती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक। तो चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, अब क्लास को स्टार्ट करता हूं। और जो सामने आपकी स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, साथ के साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना, तो आपकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हुए आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण, यानी जो आपका एनिमिस्टिक व्यू होता है, जिसको जीववाद बोला जाता है, ठीक है, जीववादी दृष्टिकोण होता है। और वे मानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं और चलते हुए जो बादल होते हैं और लुढ़कते जो पत्थर होते हैं, उनकी मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। यह आपको बताना है ये किस स्टेज के अंदर होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखा अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आना, रेयर ही चांस होगा, एक दो क्वेश्चन आ गए आगे। अब क्वेश्चन आपको डीप में पूछेगा। अगर आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को डिटेल में पढ़ा है, उसकी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ा है, तो आप लोग इजीली आंसर निकाल सकते हो, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। देखिए अगर आपने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की। एक बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की होती है। तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट, जो आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा होता है। और चौथी होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 11 साल से प्लस का होता है। अब इसमें पूछ लिया आपका जीववादी जो दृष्टिकोण होता है, जो एनिमिस्टिक व्यू होता है। एनिमिस्टिक व्यू क्या होता है, जीववादी दृष्टिकोण क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता सजीव और निर्जीव चीजों में। देखो आपने देखा है, जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा अगर चल रहा है, चलते चलते गिर गया तो रोना शुरू कर देगा, और तभी उसके पेरेंट्स आएंगे, उसकी मम्मी आएगी, पापा आएगी कि अरे मेरे बच्चों को क्या हो गया, ठीक है। तो बच्चा बताएगा कि मुझे इसने मारा है, धरती ने। तो आते ही फिर धरती को मारना शुरू करते हैं, या अगर किसी गेट में पैर लग गया तो फिर गेट को मारना शुरू करते हैं, तूने मेरे बच्चों को कैसे मार दिया। तो बच्चा चुप हो जाता है, यह बच्चा क्या कहता है, मम्मी और मारो इसको, ठीक है। तो बच्चों को पता थोड़ी है वो निर्जीव चीज है, लेकिन बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता। तो जब बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता सजीव और निर्जीव चीजों में, वही होता है आपका जीववाद। तो जीववाद का जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। इसमें बच्चा पता है क्या सोचता है कि जो पत्थर ये लुढ़क रहे हैं ना, इनके अंदर भी जान है। जो पत्थर लुढ़क के आ रहा है तो ये हमें, हमारी तरफ को जो आ रहा है, इसके अंदर जान है, इसलिए लुढ़क कर आ रहा है, जबकि उसे पता ही नहीं है कि निर्जीव है। तभी तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट बना रहा है कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और जो लुढ़कते पत्थर है, इनकी मंशा और इरादे है, तो ये चल रही है, ठीक है। तो बच्चा यहां पर अंतर नहीं कर पा रहा है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में। तो यही होता है आपका जीववाद, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे के अंदर होता है। आपके अंदर भी हुआ था, मेरे अंदर भी हुआ था, और आपके घर में बच्चे हो तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर पहुंच जाता है, मूर्त अवस्था के अंदर पहुंच जाता है, तो ये जीववाद का कंसेप्ट जो होता है खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो जाता है, बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में जब अंतर करने लग जाता है, क्योंकि बच्चे की एज हो गई यहां पर 7 साल से लेकर 11 साल तक की, ठीक है। तो आप लोग समझे इसको। अब देखिए अगर आपने जीववाद का कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है तो आप लोग आराम से आंसर दे दोगे, कुछ भी आंसर आप लोग इजीली दे सकते हो। अगर आपने रटा है तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना चीजें आपको समझनी है। चलिए सामने आपकी स्क्रीन पर
अगला क्वेश्चन आ गया। तो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल से भी क्वेश्चन आप कुछ शिफ्ट के अंदर आए थे, ठीक। तो क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि 2 साल से लेके 6 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है। बेसिकली क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट से लिया हुआ है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेज होता है, विकास की जो अवस्थाएं होती है, तो आज मैं एक अवस्था करा दूंगा, अगली क्लास में दूसरी अवस्था, नेक्स्ट क्लास में फिर अगली अवस्था करा दूंगा। ऐसे करके तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए 2 साल से लेके जो 6 साल तक की अवस्था होती है उसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चा 2 साल से लेके 6 साल तक का होता है, ठीक है, तो इस अवस्था को कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी टाइम पीरियड की, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या पूछा जाता है। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है इसको टॉय एज भी कहा जाता है, यानी कि आपकी खिलौने की अवस्था कहा जाता है। आप लोगों ने खूब खेले होंगे, ठीक है, खेल, जब आप 2 साल से 6 साल तक के होंगे, किसी ने गाड़ी चलाई होगी, किसी ने कुछ कराया होगा, तो इसको टॉय एज यानी कि खिलौने की अवस्था कहा जाता है। दूसरा, 2 साल से लेके 6 साल तक का बच्चा चीजें अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, यानी कि कॉपी करके सीखता है। जैसा आप बच्चों के सामने जो व्यवहार करोगे उसी बच्चा उस व्यवहार को सीख जाएगा, जो भाषा बोलोगे उसी भाषा को सीख जाएगा, कॉपी करके, अनुकरण करके, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर आपका होता है। इसी अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बहुत पाई जाती है। बहुत बच्चा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। देखो मेरा छोटा भाई यहां पर बैठा हुआ है, जब ये इस अवस्था के अंदर था दुनिया भर के क्वेश्चन पूछता था मुझसे, ठीक है। तो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की हर चीज के बारे में, तो इस अवस्था के अंदर होता है। उसके अलावा सीटेट वालों का एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कम से कम 4-5 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कि भाषा के विकास के लिए यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन सा है, सबसे संवेदनशील जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है। कम से कम 4-5 बार आज तक सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, जब बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अब जैसे हम लोग छोटे से थे तो हमने अपनी भाषा को कैसे सीखा, जो अपनी मदर टंग मातृभाषा है, हमारे घर में वो भाषा बोली जाती थी और उसी को कॉपी करके हम लोग सीख गए। तो भाषा का जो विकास हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, सबसे सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। जैसी भाषा आप बच्चों के सामने बोलोगे, बच्चा उसको अनुकरण करके वैसा ही बोलना शुरू कर देगा। इसलिए कहते हैं घर के अंदर बच्चों के सामने आदर्श भाषा बोलनी चाहिए, आदर्श व्यवहार अपनाना चाहिए, वरना बच्चा वही चीज को अनुकरण करता है और उन्हीं चीजों का इंप्लीमेंट करता है भी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट है इस अवस्था का। उसके अलावा सीटेट में एक नया क्वेश्चन आया था कि जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, कल्पनाशीलता वाले गेम्स कैसे होते हैं। जैसा आप लोग जब छोटे से थे तो कोई प्रिंसेस बनी थी, कोई पुलिस वाला बना था, कोई कुछ बना था, बने थे ना, इसी तरीके से ये अपने जो गुड्डे गुड़िया होते हैं उनको बना देते हैं। तो जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं इसमें बच्चा एक्टिव रूप से यानी सक्रिय रूप से कब पार्टिसिपेट यानी कब भाग लेना शुरू कर देता है, तो करता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर करना शुरू कर देता है। ये सीटेट में इस बार नया क्वेश्चन आया। तो जितने भी पॉइंट है आपके, ये सब आपके अर्ली चाइल्डहुड से लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज आपकी अर्ली चाइल्डहुड खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेज में इन्फेंसी करा दूंगा, अगली में एडोलसेंस करा दूंगा, जो आगे क्लास आपके लिए चलती रहेगी, ठीक। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया और लगभग हर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था, पता नहीं इसमें क्या लगा होता एग्जामिनर को। तो क्वेश्चन आपको दिया होता, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपका विकास यानी डेवलपमेंट से लिया हुआ है। अगर आपने विकास को डिटेल में पढ़ा होगा तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे दोगे। अब देखिए विकास के बारे में क्या क्या चीजें है, ठीक है। देखिए इसने कहा है पहला ऑप्शन कि विकास एक आयामी यानी यूनिट डायमेंशनल होता है। देखिए पहला ही पॉइंट गलत आ गया, विकास एक आयामी नहीं होता, विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास के मल्टी डायमेंशनल होते हैं। देखिए विकास क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो अलग अलग डोमेन हो गए ना, तो विकास के अलग अलग आयाम हो गए। ये थोड़ी कह सकते हैं विकास का खाली एक ही आयाम होता है, तो अलग अलग आयाम होते हैं। इसलिए कहा गया है कि विकास बहुआयामी होता है, ना कि एक आयामी होता है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, विकास एक दिशाई होता है यानी यूनि डायरेक्शनल होता है, कि विकास सिर्फ एक दिशा में चलता है। ऐसा भी नहीं होता। अब मान लो हमारा विकास हुआ है,
तो अगर मेरे हाथ का विकास होता जा रहा है तो खाली इसी का होता जाएगा, ठीक है, पैरों का भी होगा, इंटेलिजेंस का भी होगा, शरीर का भी होगा, दूसरे बॉडी पार्ट्स का भी होगा। तो इसलिए विकास एक दिशा में नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है, अलग अलग दिशा में आपका चलता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। विकास एक असतत प्रक्रिया यानी कि आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल गलत। विकास आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं, आपका कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है। यानी विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। और विकास कहां से शुरू हो जाता है? विकास मां के गर्भ से, यानी जो मां का पेट होता है तब से विकास शुरू हो जाता है, और जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तब तक विकास चलता रहता है। देखिए, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो उस स्टेज को कहा जाता है प्रीनेटल स्टेज। जब बच्चा मां के पेट में होता है उसका टाइम पीरियड सभी को पता है, या तो 9 महीने लिख देते हैं या 9 महीने के अलावा इसको लिख देते हैं 280 दिन लिख देते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख देते हैं, कभी कभी एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है, ठीक है। तो जब बच्चा मां के पेट में होता है सबसे ज्यादा बच्चे का विकास तभी होता है, सबसे तेज स्पीड से जो विकास होता है बच्चे का, ठीक है। तो इसलिए जो विकास होता है बच्चे का मां के पेट से शुरू हो जाता है, और जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक विकास चलता रहता है। तो विकास एक निरंतर यानी कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस होता है, ना कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो भाई 3 ऑप्शन तो मेरे शुरू में ही गलत हो गए। बचा क्या? बचा सिर्फ आपका फोर्थ, यही आपका सही होगा। फोर्थ क्या दिया हुआ है कि जो विकास होता है वो प्रोक्सिमोडिस्टल और आपका सिफेलोकोडल होता है। बिल्कुल सही बात है, इन 2 वर्ड के ऊपर लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट के एग्जामिनर के बड़े खास ये दोनों पॉइंट है। देखिए, एक होता है सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल का मतलब होता है जब विकास सिर से पैर की ओर चलता है, जब विकास सिर से पैर की ओर चलता है, ये होता है सिफेलोकोडल। आपने देखा होगा जैसे किसी बच्चे का जो मस्तिष्क है वो ज्यादा रहता है, या उसके अंदर सबसे पहले विकास होता है, ठीक है, वो चीजों को देखता है, समझता है, उसके बाद विकास सर से होते हुए बाकी के हिस्सों तक पहुंचता जाता है और पैरों तक पहुंचता है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा एकदम पहले घुटने पर चलता है, फिर उठता है और फिर उसके बाद चलना शुरू कर देता है। तो जब विकास सर से पैर की ओर जाए तो हो जाता है आपका सिफेलोकोडल। और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है जब विकास केंद्र से शुरू होकर, ये आप लोग पीछे बैकबोन देख रहे हो, तो पीछे बैकबोन में जो हमारा केंद्र है यहां से शुरू होकर बाकी के जितने भी हिस्से हैं शरीर के, वहां तक विकास जब जाए तो होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। यानी केंद्र से शुरू होकर, मध्य से शुरू होकर बाकी के हिस्सों तक जो विकास होता है वह होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। 2 बड़े महत्वपूर्ण है आपके सिफेलोकोडल और आपके प्रोक्सिमोडिस्टल। एक बात और आपको बता दूं, अलग अलग शिफ्ट में पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो इन दोनों के पता नहीं क्या कहां से नाम खोजकर लाए थे जो एग्जामिनर थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया था। तो इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों को इनके इंग्लिश में नाम याद करना, वरना कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग 7 से 8 साल के बच्चे में जो नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है वो क्या होता है? अगर आपने लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसके अंदर उन्होंने 3 लेवल बताए हुए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। उनकी 2 अवस्थाएं बताई हुई है, टोटल 6 अवस्थाएं होगी, ठीक है। तो इसमें ये पूछ ले जो 7 साल से 8 साल तक का बच्चा है, तो देखिए जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है लॉरेंस कोलबर्ग की, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा होता है, तो उसमें जो बच्चा नैतिक निर्णय लेता है उसका आधार क्या होता है? आप कहोगे ये नैतिक क्या है, नैतिकता क्या है, मोरलिटी क्या है? मोरलिटी ये होता है जब सही गलत में से एक डिसीजन लेना होता है कि ये काम सही है। एक ऐसा गुण होता है जो हमारे अंदर होता है जो ये बताता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है, ठीक है। तो ये होती है नैतिकता, मोरलिटी होती है, ठीक। तो समझ गए आप नैतिकता के बारे में। तो जो नैतिकता का निर्णय लेता होता है 7 से 8 साल के बच्चे में, उसका आधार आपसे पूछ लिया। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जो आपका तीसरा ऑप्शन है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इसके आधार पर बच्चे की नैतिकता होती है। देखो कैसे होती है। अब मान लो छोटा बच्चा है, आपके घर में भी होगा, या आप लोग जब छोटे रहेंगे, जैसे ही घर के अंदर मेहमान आए तो मेहमान को आते क्या करते हैं? नमस्ते जी, ठीक है, या पैर छूते हैं, सलाम करते हैं, जो भी तरीका होता है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि बेटा अगर उससे मेहमानों से नमस्ते नहीं करी, उससे दुआ सलाम नहीं करी तो पनिशमेंट मिलने का डर है। तो नैतिकता किस पर निर्भर है? यहां पर पनिशमेंट पर निर्भर है कि बेटा एक बार जैसे ही मेहमान घर के बाहर निकल के गए, मम्मी को तोड़ देना है, हमें बढ़िया तरीके से पापा को तोड़ देना है। तो नैतिकता बच्चा इसलिए दिखा रहा है पनिशमेंट के डर से। दूसरा बच्चा इसलिए दिखा रहा है ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन से, कि नहीं हमें बच्चों को, बड़ों का आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा पालन करनी चाहिए, तो इसलिए वो नैतिकता दिखा रहा है। तो यहां पर बच्चा नैतिकता इसलिए दिखा रहा है जैसा समाज ने उसको कह दिया उसी चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
तो यहां पर आप लोग समझिए आंसर इसमें आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी इनको मैं डिटेल में कराऊंगा, वरना नोट्स के अंदर सब डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। सिलेबस आपका ज्यादा है, आई होप पेपर तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। वरना नोट्स आप साथ के साथ पढ़ते रहिए, बस दो चीज को साथ में लेकर चलिए और सीटेट को भूल जाओ फिर, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन, आगे ना आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीन तरीके के होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का से आपका क्वेश्चन पूछ लिया। अब पहले तो जानो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, यानी जो आपका सीखने के लिए आकलन होता है। देखिए आप लोग अब सीडीपी सीख रहे हो, तो आप लोग सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ सिफेलोकोडल क्या होता है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों का आकलन कर रहा हूं कि देखो इनको कुछ आता भी है, नहीं आता, या भूल गए सारी चीज। तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन होता है, ठीक है, वही आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या इससे पहले जो तैयारी की जाती है टीचर द्वारा, तो वही आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए असेसमेंट फॉर लर्निंग को। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को कौन नहीं दर्शाता, क्वेश्चन यहां से आपसे ये पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। सीटेट में खासतौर पर ध्यान रखना, पेपर में नेगेटिव केसीवाई एक्सेप्ट वगैरह ये क्वेश्चन पर थोड़ा कान खोल के पढ़ा करो, बच्चा वहां बहुत फंसता है, ठीक। चलो देखते हैं क्या नहीं दर्शाता। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहां है, वे कहां जा रहे हैं, और वहां कैसे पूछे। बिल्कुल सही बात है, आप लोग सक्रिय रूप से सोच रहे हो ना, कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे एग्जाम को पास करना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आकलन को सही नहीं दर्शाता, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है हमें, नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक, ठीक है, तो रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है। जैसे मैं आपको क्या काम कर रहा हूं, रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया दे रहा हूं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ा रहा हूं, और अगर आप आंसर सही भी दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, तो आपको शाबाशी भी दे रहा हूं, ठीक है, और तरीके भी बता रहा हूं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव ढूंढना है हमें, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना यानी कंपैरिजन करना। देखिए ये टैगवर्ड की वीडियो अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना। तुलना करना यानी कंपैरिजन करना नेगेटिव टैग वर्ड होता है। आपको कभी भी दो बच्चों के बीच में या ज्यादा बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है सीखने की, कोई तेज स्पीड से सीखता है, कोई कम स्पीड से सीखता है, किसी को एनवायरमेंट सही नहीं मिलता, किसी को सही मिलता है, तो इसलिए कंपैरिजन करना भी बेकार है। जैसे हमारे वाले घर वाले करते हैं, देख शर्मा जी के लड़के की तो जॉब लगी, तेरी नहीं लगी, तेरी कब लगेगी, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्या पता आप उससे ज्यादा कुछ अचीव कर जाओ दुनिया के अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसा घर वाले कहां सुनते हैं, करनी तुलना ही है उन्हें कंपैरिजन। तो तुलना करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, और क्वेश्चन कैसा पूछा था, नेगेटिव पूछा, तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन नहीं कर सकते असेसमेंट फॉर लर्निंग में। जैसे मैं आपका कंपैरिजन करने लगूं, जो आंसर सही बता रहा है उन्हें क्या वाह बेटा वाह, और जो गलत बता रहा है उनकी बुराई करो, ठीक। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके, जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे मुझे आपका मूल्यांकन करना हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, दूसरे बच्चे का चेक कर सकते हो, यानी पीयर ग्रुप में आप लोग सीख सकते हो, सहपाठी में सीख सकते हो, ठीक। तो ये भी आपका पॉजिटिव हुआ, तो आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा, नेगेटिव वाला, ठीक है। समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। कोशिश करो चारों के चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़िए, आप लोगों की पेडागोजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मुझे नहीं लगता 2-4 नंबर के अलावा पूरे एग्जाम में आपकी पेडागोजी कहीं कट भी जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद, यानी जब बच्चा खुद से बात करता है, जैसे आप लोग खुद से बात करते रहते हो, बहुत करते हो आप लोग बात, ठीक है, तो उसको करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। प्राइवेट स्पीच यानी निजी संवाद, निजी भाषण के नाम से भी इसको कहा जाता है, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ यानी जो स्कैफोल्डिंग होती है, ढांचा जिसको कहा जाता है, या फिर स्व केंद्रीयवाद को। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो लेव वाइगोस्की थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया था लेव वाइगोस्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए लेव वाइगोस्की ने 3 चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, समाज को, संस्कृति को और भाषा को। तो जो इन्होंने अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने ये बताया था कि बच्चा अपना समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। आप लोग अभी कैसे सीख रहे हो, आप लोग को मैं सिखा रहा हूं ना, तो मुझसे आप लोग इंटरेक्ट करके चीजें सीख रहे हो ना, तो मैं भी किसका पार्ट हूं, सोसाइटी का पार्ट हूं। तो बिल्कुल सही बात है, छोटा बच्चा भी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है, स्कूल में जाके सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। तो यही इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर ये वाली बात कही थी। तो इसमें इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म दी थी, जब खुद से
हम अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए खुद से बात करते हैं। आपने देखा होगा सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि एक लड़की कपड़ों की तय लगा रही है और तय लगाते वक्त वो कुछ बोल रही है, बातें कर रही है, तो निम्न में से किस कंसेप्ट के अंतर्गत वो आएगा? तो देखो, वो अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए वो कपड़ों की तय लगा रही है, अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए बोल रही है, खुद से बात कर रही है, तो आपका प्राइवेट स्पीच यानी निजी संवाद में आ जाएगा। जैसा आप लोगों के हाथ में भी मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में सर्च करो सीडीपी में कैसे लाए 30 में से 30 नंबर, बोलते भी जाओगे और सर्च करते जाओगे, तो अपने काम को डायरेक्शन दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्पीच होती है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग होता है आपका जो टेम्परेरी हेल्प, जो टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है बड़ों के द्वारा छोटों को, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब आप भी छोटे थे तो साइकिल चलाना किसने सिखाया? खुद थोड़ी सीखे थे। साइकिल में या तो पहिए लगाए साइड में, जो छोटे छोटे दो आते थे, या फिर जो हमारे घर के मेंबर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट दिया और बैलेंस बनवाया और उसके बाद हम साइकिल सीखे। तो जो टेम्परेरी सपोर्ट है, टेम्परेरी गाइडेंस है, इसी को स्कैफोल्डिंग यानी कि पहाड़ या ढांचा कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनको मैं नए सिरे से कराऊंगा इस बार यूट्यूब पर, इनके लिए टेंशन फ्री रहना आप लोग, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है वो आपको बताना है। स्पेशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का आपके एग्जाम में आना है। देखिए एक बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हावर्ड गार्डनर। इनका नाम है आपका हावर्ड गार्डनर, ठीक है, हावर्ड गार्डनर। तो इन्होंने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने बताया था कि आपके और हमारे माइंड के अंदर एक इंटेलिजेंस नहीं होती, अलग अलग बुद्धियां होती है। अच्छा, जब मैंने भी शुरू में पढ़ा तो मैंने भी सोचा अरे वाह भाई, मेरे अंदर भी कई इंटेलिजेंस है। तो मैंने देखा कौन कौन सी इंटेलिजेंस है। कभी इसने म्यूजिकल बताई, कभी इसने आपकी स्पेशल बता दी, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल बता दी। जैसे कोई अच्छा गाना गाता है तो उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है। अगर कोई दूसरों से बहुत बढ़िया इंटरेक्ट करता है, दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझ लेता है, तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी ये आपको बताना है। पहले इन्होंने 7 बताई थी, फिर 8 बताई। एनसीईआरटी में आपकी 8 दी हुई है, फिर उसके बाद 9 बताई और अभी तक बताते ही जा रहे हैं। अभी रिसेंट में मैंने पढ़ा, शायद एक और बता दिया, ठीक है। 8-9 तक पढ़ लेना, आपके एग्जाम में यही आनी है। देखो स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो अमूर्त तथ्य होते हैं, जो अमूर्त तथ्य होते हैं, तो अमूर्त तथ्यों के बेस पर जब हम अपने माइंड में यानी दिमाग में छवि बना लेते हैं, तो उनके अंदर होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसा आपका खाली प्लॉट पड़ा है और आपको उस पर अपना मकान बनवाना है, तो आप लोग मिस्त्री को पकड़ के लेकर आए, तो मिस्त्री आएगा खाली प्लॉट को देखकर क्या कहेगा? भाई यहाँ तो आपकी सीढ़ी आ जाएगी, यहाँ कमरा आ जाएगा, यहाँ बाथरूम आ जाएगा, इधर से हम दूसरा फ्लोर यहां से निकाल देंगे। तो खाली प्लॉट में अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो अपने दिमाग में सारी चीज फिट कर लेता है। तो उसके मिस्त्री के अंदर कौन सी बुद्धि हुई? स्पेशल इंटेलिजेंस हुई। उसके अलावा जो मूर्तिकार होते हैं, यहां लिख देता हूं, जो मूर्तिकार होते हैं या फिर जो चित्रकार होते हैं, उनके अंदर भी कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। तो ये तो आपका होने से रहा, क्योंकि इसमें पूछा है जो दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता जिसके अंदर हो, ठीक। एक होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो प्रकृति के अंदर ज्यादा रहते हैं, प्रकृतिवादी टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं आपके किसान, ठीक, प्रकृति से पूरा लगाव होता है, इनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। तो ये भी होने से रही। अब बचती है आपकी 2 इंटेलिजेंस। अब दोनों को एक बारी में सुनना, एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एक होती है इंटरपर्सनल, एक होती है इंट्रापर्सनल। इनके इंग्लिश में नाम याद आप करना, हिंदी में मत करना, वरना दोनों सेम लगते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है? जब आदमी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना जानता है, दूसरों के साथ अपनी बातों को कम्युनिकेट करना जानता है, इंटरेक्ट करना जानता है, तो वो होती है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि नेता होता है, नेता क्या होता है? इलेक्शन के टाइम पर आता है कि नेता नहीं आपका बेटा आया है, ठीक है, इसी तरीके से डायलॉग मारता है। नेता को पता है कि पब्लिक को धर्म के आधार पर कैसे लड़ाना है, जाति के आधार पर कैसे लड़ाना है, जंगे के आधार पर कैसे लड़ाना है, और पब्लिक लड़ती भी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। वो दूसरों के साथ कनेक्ट करना जानता है, दूसरे की भावनाओं को जानता है कि कैसी उनकी सोच है, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बताओ टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? आप लोग टीचर बनने वाले हो, ठीक। इंट्रापर्सनल होती है जब व्यक्ति खुद के साथ इंटरेक्ट करता है। देखो सिंपल सी बात है, इंटरपर्सनल में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना जानता है,
और इंटरपर्सनल में खुद के साथ इंटरेक्ट करना जानता है। ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल होती है। जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जैसा आप लोग देखते हो ना यूट्यूब पर आते हैं सदगुरु होते हैं, सदगुरु जो आते हैं इंटरपर्सनल हो गई, श्री श्री रविशंकर आते हैं, या और भी धार्मिक गुरु होते हैं तो इंटरपर्सनल उनके अंदर हो गई। अब क्वेश्चन पूछ लिया, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यानी दूसरों से इंटरेक्ट करना अच्छी तरीके से जानता है। तो दूसरों से इंटरेक्ट करना कौन जानना अच्छे तरीके से? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपकी हो जाएगी। जैसा आपने देखा होगा दुकानदार, दुकानदार क्या काम करता है? दुकानदार के पास आप चले जाओ कपड़े लेने, तो दुकानदार, आपने कोई भी कपड़ा पहना, ओ भाई साहब क्या लग रहे हो, मतलब बहन जी क्या लग रही हो आप लोग, ठीक है, चाहे आप लोग बिल्कुल गधे लग रहे हो उसके अंदर, लेकिन दुकानदार क्या काम कहेगा कि यार आपसे बढ़िया तो लग ही नहीं रहा, बिल्कुल फिट है एकदम ड्रेस। अब अंदर से तो ये लगता है यार सही तो लग नहीं रहा है, लग नहीं रही, लेकिन दुकानदार बोल रहा है तो सच्ची बोल रहा होगा। एक ही पीस है मैडम हमारी दुकान पे, एक ही पीस है सर, ठीक है। इस तरीके से जो दुकानदार होता है ना, उसके अंदर भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे मान लो ये बच्चा जो होता है, पता नहीं आगे जाके नेता बनेगा या फिर दुकानदार बनेगा, कुछ भी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इन चारों इंटेलिजेंस के बारे में। बाकी की जो 5 इंटेलिजेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वरना डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वरना नोट्स के अंदर सब दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, जिसने सीटेट के एग्जाम में बड़ी धूम मचाई थी पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में। क्वेश्चन आपका एनईपी से लिया हुआ कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, वो आपको बताना है। इसमें से क्या कथन प्रस्तावित है? तो चलो भाई देखते हैं क्या कथन प्रस्तावित है। अगर आपने डिटेल में एनईपी पढ़ी है, मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड करी हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद कोई क्वेश्चन रहेगा जो उससे बाहर आएगा, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एनईपी के बारे में, ठीक। तो क्या कथन प्रस्तावित करती है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बिल्कुल गलत। अपनी भाषा यानी जो मदर टंग है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है एनईपी ने। एनईपी ने कहा है जो बच्चे की मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसको आपको सबसे महत्वपूर्ण मानना है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बच्चों को देनी है, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा में कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे से बातचीत कर पाए, ठीक है। तो मातृभाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, तो इसलिए बाधक नहीं बनेगी, ये हेल्प करेगी जो बच्चे की मातृभाषा है। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के लिए नहीं सीखने के लिए करना चाहिए, जो भी बच्चे की मदर टंग हो। अब जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मेरी जो मदर टंग हिंदी है इसी में ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि इंग्लिश को करना चाहिए। तो इसलिए मदर टंग को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, तो ये भी आपका ऑप्शन होने से रहा। अगला देखते हैं बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी, इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, बहुभाषिकता होती है, बहुभाषावाद होता है, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब आपकी एक क्लासरूम होती है, तो एक क्लासरूम में अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं। कोई आपका हिंदी बोलने वाला बच्चा होता है, कोई तमिल बोलने वाला होता है, कोई आपका मराठा बोलने वाला होता है, कोई कन्नड़ बोलने वाला होता है, कोई पंजाबी भी बोलता है। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होते हैं आपकी क्लासरूम के अंदर। तो आपको हमेशा इसको एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में आपको हमेशा मानना है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना इसको। देखो इसको क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है बच्चे की भाषाओं का आदान प्रदान होता है, हिंदी वाला तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला पंजाबी वाले से कुछ सीखेगा, तो एक दूसरे की भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है। उसके अलावा एक दूसरे के कल्चर यानी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, ये आपके हिंदी में बड़ा आता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण माना है बहुभाषिकता को, बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को एनईपी 2020 ने, सेम एनसीएफ 2005 ने भी माना है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो बहुभाषावाद होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, ये एक रिसोर्स का, एक संसाधन का काम करता है, ना कि प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका अभी तक थर्ड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि शुरू के 2 गलत थे। अगला देखते हैं द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, कोई उलझन पैदा नहीं करता। जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ गई, तो आपको आसपास का तो मिल नहीं सका, आसपास का जिला आपको मिलेगा, या तो आपको साउथ में भेज देंगे, नॉर्थ ईस्ट में भेज देंगे। जब आप लोग उन्हीं स्कूल में जाओगे, तो वहां पर अलग अलग आपके स्टेट के जो लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर ज्यादातर आपके फोर्स वाले बच्चे रहते हैं, तो वहां पर आपको सभी भाषाओं के बच्चे देखने को मिलेंगे। अब आप ये थोड़ी काम करोगे यार हिंदी भाषा है तो उसको ज्यादा समझाओ या बाकी वालों को दमन कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए बहुभाषिकता को आपको हमेशा एक रिसोर्स के रूप में मानना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, एक ऐसा मूल्यांकन जो रेगुलर चलता है, कंटिन्यूअसली चलता है। इसमें लिखा हुआ है ना कंटिन्यूअसली, यानी एक ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और व्यापक रूप से होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से होता है। व्यापक रूप मतलब इसमें बच्चे के शैक्षिक,
इसमें बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। अब एक बात बताओ, जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं, बच्चे स्कूल के अंदर जाता है तो पढ़ाई तो करता ही करता है, तो शैक्षिक का तो मूल्यांकन होना ही होना है, उसकी पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी करता है, गेम्स खेलता है, योगा खेलता है या क्विज वगैरह करता है दूसरे स्कूल से जाकर। तो जो सहशैक्षिक एक्टिविटीज है उनका भी मूल्यांकन किया जाता है किसके अंदर, सीसी के अंदर, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का उद्देश्य यानी कि आपका प्राइमरी गोल आपसे पूछ लिया। देखते क्या गोल होता है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। देखिए तुलना करना, कंपैरिजन करना आ गया तो आपका नेगेटिव होता है, इसको देखते गलत काट देना। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा छात्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। बिल्कुल सही बात है, पहले छात्रों की समझ को आके और जो आपका करिकुलम है या शिक्षा शास्त्र है इसको बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। आप लोग बच्चों के अकॉर्डिंग आप इसको इंप्लीमेंट करिए, तभी आपका कंसेप्ट पूरा होगा सीसी का। तो दूसरा ऑप्शन अभी तक ठीक है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, ये काम आपको नहीं करना। अब मुझे आपका इवोल्यूशन करना हो तो मैं आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण थोड़ी करूंगा, ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बेकार बच्चे, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो आपको भी कभी क्लासिफिकेशन नहीं करना है बच्चों का, ठीक है, सेग्रेशन नहीं करना। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये काम भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आते ही आता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। देखिए सिंपल सा समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अब हम हमारी जो क्लास अभी चल रही है, आप लोग देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमारा भी क्या कंसेप्ट यहां पर फॉलो हो रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का हो रहा है। आप लोग देखो अलग अलग जगह से आके पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है किसी का आईक्यू लेवल कम है, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के आप लोग हो, लेकिन मैं यहां पर किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूं, इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूं। सभी को इक्वल एजुकेशन दे रहा हूं, किसी को ये तो नहीं कर रहा नहीं मैं इसको कम पढ़ाऊंगा इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो यही होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, नॉर्मल हो, आईक्यू लेवल ज्यादा हो कम हो, आपको सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है एक साथ में, ठीक है। ये होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो इससे क्या मतलब है, जो ईडब्ल्यूएस होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, उसका आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में दिया जाए। ये जो वर्ड होता है ना केवल, ये भी आपका नेगेटिव होता है, ये केवल वर्ड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है। सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए, नहीं प्राइवेट में भी कराना चाहिए, प्राइवेट वाले फिर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब तो कोर्ट में परेशान रहते हैं कि 25% दे दिया ईडब्ल्यूएस का कोटा, हमारा कैसे काम चलेगा, ठीक। तो ये तो आपका होने से रहा। अगला है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, बिल्कुल गलत। मैंने कहा ना ये वर्ड जो है कि ओनली बहुत आता है सीटेट के एग्जाम में और आपका नेगेटिव टैग वर्ड है आपका, ठीक है। तो दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाए, सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, तो ये भी आपका होने से रहा। सरकारी विद्यालयों में केवल, फिर भाई साहब केवल आ गया, आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की योग्यता चाहे कुछ भी हो, आपको बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ग्रहण कैसे करता है, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये एक नई टाइप आई थी असर्शन और रीजन के नाम से, इससे पहले कभी सीटेट में एग्जाम में नहीं देखी गई। एक आपको असर्शन दे दिया, यहां पर एक कथन यानी फिर उसके बाद एक कारण दे दिया और फिर पूछा इनमें से कौन सा सही है या कौन सा एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर पूछा गया था, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या काम करना है, सिर्फ इन दोनों को हमको पढ़ना है, समझना है और अपने विवेक का यूज करके आंसर देना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन है इसमें असर्शन में कि पढ़ाते समय एक शिक्षक अपने पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है, बिल्कुल ठीक है, अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, कल जैसे ईवीएस की क्लास होगी उसमें आपको फोटो के माध्यम से भी सिखाऊंगा। तो यहां पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो सही हो गया। कारण दिया इसमें शिक्षक को अधिगम करता हो, यानी जो सीख रहे हैं उनकी विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही। अगर जैसा आप लोग सीख रहे हो तो मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं बिल्कुल रियल के एग्जांपल देकर, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। पहले टीचर क्या होता था, क्लास के अंदर आया, ओए खड़ा हो जा, चल ये किताब पढ़, ये लेसन पढ़ना शुरू कर दे, या खुद क्लास के अंदर आया, ये पढ़ा दिया, आगे समझ में, चलो ठीक है। तो पहले यही तो होता था स्कूल के अंदर। अब ऐसा काम नहीं होना है, ठीक है। आपको
बच्चों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। ठीक, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और आपका इजीली आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर आ गया कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यानी लिखने में उसको दिक्कत आ रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। जैसे मान लीजिए बी को वो उल्टा डी लिख देती है, सो को उल्टा वाज लिख देती है, या सही से लिख नहीं पा रही है, तो यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। देखिए यहां पर आपके लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। लर्निंग डिसऑर्डर में आपके सारे लर्निंग डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, जो डिसलेक्सिया होता है, तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है। जब बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम फेस हो, जैसे ये चीज लिख रही है, अगर मैं इसको सही से पढ़ नहीं पा रहा या बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो समझो वो डिसलेक्सिया से आपका ग्रसित है। उसके अलावा डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित विकार। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित विकार होता है, लिखने से संबंधित विकार, जैसा बच्ची यहां पर फेस कर रही है। देखो डिस्ग्राफिया में क्या रहा है, ग्राफ, और ग्राफ पर क्या आ जाता है, लिखा जाता है, तो ऐसे ट्रिक्स आप याद कर सकते हो। डिसकैलकुलिया होता है आपका मैथ से यानी गणितीय से संबंधित विकार, जब बच्चा कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाता, जोड़ घटा तक नहीं कर पाता, तो मैथ से संबंधित सभी विकार आपके डिसकैलकुलिया हो जाएंगे। और चौथा बचा आपका एडीएचडी। एडीएचडी ये पिछले 2 साल से टीचिंग एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, ये वाली टर्म एडीएचडी। कभी कभी तो सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, जैसे रीट के एग्जाम में पूछी गई थी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए पहले 2 वर्ड से समझिए, अटेंशन डेफिसिट यानी बच्चा जब अपना अटेंशन जाहिर नहीं कर पाता। जैसे कुछ लोग तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कमेंट में लगे हुए, और मोना जी कैसी हो आप, ठीक है, इस तरीके के आपके यहाँ पर देख चेक कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चा अपना यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा, वो अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो उसके क्या है, अटेंशन में डेफिसिट है, कमजोरी है उसके। ठीक है, और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, हर काम को करने की तेजी रहती है। जैसे छोटा बच्चा है, आपने उसके हाथ में रिमोट दे दिया, जल्दी जल्दी दबाना शुरू कर देगा, मोबाइल दे दिया, जल्दी जल्दी सेल्फी लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो चारों मैंने आपको बता दिए। तो इसके अंदर कौन सा था, आपका लिखने से संबंधित विकार था, तो आपका डिस्ग्राफिया यानी कि आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। सर परचेज कोर्स 100 क्यों नहीं हो रहा है, 100 आपको होगा भी नहीं। मैंने कहा जब आप इतनी सिंपल चीज नहीं समझ पा रहे, गूगल पे जाइए, sachinacademy.com सर्च करिए, वहां पर आपको सारे कोर्स शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इतना टेक्निकल नहीं चलाओगे तो आपका एग्जाम में क्या हाल होगा। अब बताओ 100 नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन कहां चलाओ, जबकि 100 हो रहा है सारी चीजें। ठीक है, पता नहीं मतलब कैसे करोगे आप लोग मैनेज ऑनलाइन में। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, 1 नंबर आना है आपके एग्जाम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए यहां पर भी आप लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, कोई ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई कैसा है। ठीक है, किसी का चिंतन करने का तरीका बढ़िया है, किसी का कम है। ठीक, तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। जैसा सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग हर किसी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, मेरे अंदर भी, आपको अलग हो। ठीक है, एक आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसको पूरा करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, देखते क्या करना चाहिए। मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। वही वाली बात मैंने आपको बताई कि टीचर क्लास में आया, सभी बच्चों को एक लाइन से कह दिया कि ये पढ़ना शुरू कर दो, और इसको स्टार्ट करा दिया पढ़ने को। तो ये तरीका तो पहले यूज होता था, अब नहीं हो गया ऐसे तरीके। तो एक टीचर को ये काम नहीं करना चाहिए। जॉब लगने के बाद भूल मत जाना, कभी जॉब लगने के बाद ये वाला काम करना शुरू कर दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नए नए टीएलएम का, टीचिंग मेथोडोलॉजी का आपको यूज करना चाहिए। देखो जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो जॉब लगने के बाद बेसिकली आपकी कुछ ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि बच्चों को आपको पढ़ाना कैसे है। कई कई नए प्लान आते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, कुछ एनजीओ की तरफ से आते हैं। एनजीओ वाले बहुत खून पीते हैं, जॉब के बाद आपको पता लग गया। तो उन प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना, तो उसकी बेसिकली आपकी एक ट्रेनिंग होती है, और काफी ट्रेनिंग होती है अलग अलग पर्टिकुलर कोर्स के नाम से। तो जो चीज आप यहां पर पढ़ रहे हो ना, यही आपके एग्जाम में भी काम आएगी, और यही आपके आगे स्कूल में भी काम आएगी। स्कूल में करो या ना करो भाई, वो तो आपकी दिक्कत है, लेकिन कर लेना मेरे कहने से। तो आंसर दूसरा अभी तक सही है।
तीसरा ऑप्शन है रटन आधारित, मुझे आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, जिस क्वेश्चन में रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, रटन प्रणाली की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन को आपका होने से देखते पहले गलत काट देना। अगला है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, नहीं पेपर पेंसिल संख्या में वृद्धि नहीं करनी, ठीक है। अगर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, उनको टेस्ट दे दिया, जो बढ़िया लेकर आ रहा है वो टॉप और बाकी का बेकार हाल, नहीं, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, तभी विभिन्नताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। आंसर इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी होती है इसका अनिवार्य लक्षण है, वो आपको बताना है। क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण या फिर अभिसारी चिंतन। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा इतने सिंपल से क्वेश्चन का? इसका सही आंसर आप लोग बताइए जी। वेरी गुड, ठीक है, आंसर सही बता रहे हो। देखो, एक होती है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। क्या होती है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं वो क्रिएटिविटी होती है, ठीक। अब उसके अलावा ये किसका लक्षण होता है? देखिए, दो तरीके की थिंकिंग है जो आपको पढ़नी है। एक तो होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। देखिए पहले तो वर्ड समझिए चिंतन, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चिंतन क्या होता है? जैसे ही कोई हमारे सामने समस्या आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है तो समस्या के आने पर सबसे पहली चीज शुरू क्या होती है? चिंतन शुरू होती है। मैं अगर कोई आपसे पूछे आपका क्या नाम है, तो आपके सामने समस्या आ गई, तो समस्या आने पर क्या नाम शुरू हो जाएगा? चिंतन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं कि सीटेट में 140 प्लस कैसे लेकर आओगे, तो आपके सामने समस्या आई, तो सबसे पहली चीज होती है समस्या, और समस्या के आने पर जो सबसे पहली चीज माइंड में आती है वो होती है चिंतन। अभी चिंतन दो तरीके का होता है, एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है आपका अपसारी चिंतन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब किसी समस्या के सिर्फ एक समाधान हो, जब किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान हो, तो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगर पूछा आपका क्या नाम है, जैसे मुझसे पूछे क्या नाम है, सचिन नाम है। अगर पूछे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो सिर्फ एक आंसर आ रहा है। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट थिंकिंग का है। सिर्फ आपको एक आंसर देना है। जहां पर समस्या के एक से ज्यादा समाधान है, तो वो हो जाएगी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी, अपसारी चिंतन हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं नई दिल्ली के बारे में मुझे कुछ जानकारी बताओ, तो आप लोग अलग अलग जानकारी बता दोगे कि सचिन सर नई दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, लाल किला नई दिल्ली के अंदर पड़ता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो यहां पर क्या हो रही है? यहां पर देखने को मिल रही है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का सीधा संबंध आपका अपसारी चिंतन यानी कि आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से रहता है। यह बात आपको समझनी है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था सीटेट में, आई होप अब इसको बंद कर नहीं आता इतना, कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो वो भी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। एक होता है आपका इनसाइड द बॉक्स, तो इनसाइड द बॉक्स किससे हो जाएगा? इनसाइड द बॉक्स हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन से हो जाएगा। जब हम अपने एरिया से निकलकर बाहर सोचते हैं, जैसे एक देखा ना कुएं का मेंढक, तो कुएं का मेंढक उसकी सोच कैसी रहती है? अभिसारी चिंतन, वो उससे बाहर की दुनिया के बारे में जानता ही नहीं। जो बाहर की चीजें जानता है, अपने लेवल से बाहर की चीजें जानता है, अपने बॉक्स के बाहर की चीजें जानता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था आपका थिंकिंग का। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि 5 साल की जो नसीमा है उसको यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में मैं परिवर्तित कर दूं तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क शामिल है? देखो नसीमा कितने साल की है? 5 साल की है। तो 5 साल में कौन सी स्टेज हो जाएगी? सेंसरी मोटर स्टेज तो होने से ही, वो जन्म से 2 साल होती है, तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी जब बच्चा 2 साल से लेके 7 साल तक का होता है। तो स्टेज तो पता चल गई कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अब यहां पर उसने क्या काम करा? चिकनी मिट्टी के गोले को दबा दिया और कह रही है कि ये सांप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताना है किस कंसेप्ट को पूरा करता है? एनिमिस्टिक थिंकिंग को नहीं, पर यहां पर तो बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता। सेंट्रेशन के कंसेप्ट को पूरा करता है। सेंट्रेशन का मतलब होता है जब बच्चा एक समय में किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे। जैसे आप एक काम करना, अपने घर में अपने बच्चों को मोबाइल फोन देना कि बेटा ले मोबाइल फोन, तो पता है बच्चा क्या काम करेगा? सिर्फ इसमें अपनी सेल्फी लेता रहेगा। मेरे फोन में मेरे भांजे भांजों की बहुत फोटो पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी सेल्फी लेते रहते हैं और उनको कुछ नहीं करना कि इससे कॉल भी करनी होती है, मेल पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यानी जब एक समय में किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दिया जाए
तो वो होता है आपका सेंट्रेशन, होता है केंद्रीकरण होता है। ये बात समझ गए? तो यही काम नसीमा कर रही है, चिकनी मिट्टी को गड्ढे को दबाकर कि सांप में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि परिवर्तित होने के लिए, बढ़ने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो आपका सेंट्रेशन का कंसेप्ट हो जाएगा। इसी आंसर तो आप लोग समझ गए, आंसर केंद्रीयता सही हो जाएगा। इसी के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है जो बहुत बार एग्जाम में आई है, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए, जो जीन पियाजे की जो फोर्थ स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 11 साल से प्लस का होता है, तो उसमें है आपकी परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना, यानी हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। यानी जब बच्चा नियम पर तर्क देना शुरू कर देता है, नियम के बेस पर जब बच्चा तर्क देना शुरू कर देता है, वो होता है आपका हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, ये आपकी फोर्थ स्टेज में होता है जीन पियाजे की। अब देखिए, अब जो बच्चा होता है, तो बच्चों को अगर नियम पहले बता दिए तो आंसर वो आराम से बता देगा। अगर मैंने कहा एक रेक्टेंगल की लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? तो आपको नियम पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 गुना 4 बराबर 20। तो आपको नियम पता था, नियम के बेस पर आपने तर्क दे दिया कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो ये होता है आपका हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, जो आपके जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। एक होता है आपका हाइपोथेसिस इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में आपका बच्चा को पहले तर्क दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसको नियम बताए जाते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। आगमनात्मक तर्कना आपकी थर्ड स्टेज में होता है कंक्रीट में, निगमनात्मक तर्कना आपकी फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सबसे ज्यादा हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, आई थिंक एक ही पूछा गया था, आगमनात्मक वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों में के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? पहली बार, फर्स्ट टाइम सीटेट के एग्जाम में यह कंसेप्ट आया है। देखिए, इस चीज को कहा जाता है आपका चंकिंग, यानी कि खंडीकरण, खंडों में तोड़कर समस्या का समाधान करना। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपकी कोई समस्या आ रही है, मान लो आपको नोट्स लेने नहीं आ रहे, नोट्स में आपको कुछ चीज समस्या आ रही है, कुछ भी समाधान आ रहा है, वैसा हो नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए आपको आ रहा है, तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं, 8595 क्या नंबर था, 8595794571। मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी चंकिंग का यूज करना पड़ेगा, तो आपको इस नंबर को याद कर लेना है, इस पर मैसेज कर देना आप लोग। ठीक है, अब ये नंबर आपको याद करना है, एक तो आप सेव कर लोगे, लेकिन एक इसको याद कर लोगे कि 8595794571। जब समस्या को या चीजों को टुकड़ों में तोड़कर उसका समाधान करा जाए तो हो जाता है आपका चंकिंग हो जाता है। ठीक है, पहली बार ये आपके सीटेट में कंसेप्ट आया था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए सामने देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल, देखिए यहां पर पूछा हुआ है ग्रोस मोटर स्किल के बारे में पूछ लिया, तो ग्रोस मोटर स्किल का एक आपका एग्जांपल है, वो आपको बताना है। देखिए, दो तरीके की स्किल्स होती है आपके डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स, और एक होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स। देखिए, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं उनका यूज होता है कम, इसके अंदर हमारे मसल्स का यूज होता है कम, और ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर हमारे मसल्स का यूज होता है ज्यादा है। यानी जो हम एक्टिविटीज करते हैं फाइन के अंदर कम करते हैं, ग्रोस के अंदर ज्यादा करते हैं। अब इसमें ग्रोस मोटर स्किल का पूछ लिया, यानी जिसमें मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है। एक पैर पर संतुलन करना, देखो यहां पर मसल्स का ज्यादा यूज होगा, खड़े होकर देख लो ना एक पैर पर, तो मसल्स का यहां पर हमारे ज्यादा यूज हो रहा है, तो ग्रोस मोटर स्किल का एग्जांपल हो जाएगा, आंसर पहले से हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, यहां पर मसल्स का कम यूज हो रहा है, आराम से दबा सकते हो। किताबों के पन्ने पलटना, आराम से पलट सकते हो, कम यूज हो रहा है मसल्स का। पेंसिल को पकड़ना, पेंसिल पकड़ी हुई है, मसल्स का यूज कम हो रहा है। आप लोगों ने मोबाइल हाथ में लिया हुआ है ना, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, फाइन मोटर स्किल, क्योंकि मसल्स का यूज कम हो रहा है। और बराबर में आपके सांप निकल कर आ जाए, एकदम भगना शुरू करोगे, तो ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को समझना है, एक के अंदर मसल्स का कम यूज होता है, दूसरे के अंदर ज्यादा यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक बाल केंद्रित कक्षा में, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पूछ लिया। देखिए, हमेशा जो क्लास का माहौल होगा वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित होगा। जितनी भी शिक्षण व्यवस्था है, जितनी भी शिक्षण पद्धति है, या जितने भी शिक्षण से जुड़े लोग हैं, अगर वो बच्चे की समस्याओं को, बच्चे के हित में काम कर रहे हैं, तो समझो यूजफुल है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था सन 2011 में, जब से सीटेट की शुरुआत हुई थी, कि अगर एक बच्चा मान लो फेल हो गया तो इसका क्या मतलब है। तो उसमें कई चीजें थी कि बच्चे ने ट्यूशन सही से नहीं ली, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, बच्चे ने सही से नहीं पढ़ा। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा इस बात को मेरी गांठ बांध कर रख लेना, कभी भी बच्चे की गलती मत निकाल देना,
और हमेशा जो भी चीज सोचो बच्चे के हित के लिए सोचना। आप पेडागोजी में कभी मात नहीं खा सकते। बच्चों को सबसे बड़ा समझना है, ठीक है। कोई कितना ही बड़ा नेता हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोई दुनिया की XYZ चीज हो, बच्चों को सबसे ऊपर आपको मानना है। आपकी पेडागोजी में कभी गलत नहीं होने का। तो पता है उस 2011 में उस क्वेश्चन का क्या आंसर था? अगर बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब पूरी सिस्टम फेल हो गया, पूरी व्यवस्था फेल हो गई। तो आप लोग समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। बच्चे की गलती नहीं है, व्यवस्था की गलती है पूरी, ठीक। तो इसलिए आपको बच्चों को सर्वोपरि मानना है। तो ऐसे ही एक बाल केंद्रित कक्षा में, ठीक है, जहां सेंटर में बच्चों को रखा गया है, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। ये वर्ड जो होता है ना निष्क्रिय, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो आपको पैसिव बच्चों को कभी भी नहीं समझना, हमेशा बच्चों को एक्टिव यानी कि सक्रिय मानना है। तो पहला ऑप्शन तो आपका होने से रहा। दूसरा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए, बिल्कुल सही बात है। आप लोग ऐसी तो लगे हुए हो, अपने ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हो। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने को अग्रसर होते हैं, ये काम भी नहीं करना, नेगेटिव। अगला, केवल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले केवल आगे, भाई साहब देखते गलत काट दो, नेगेटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि जो लड़के होते हैं अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। वाह भाई। और जो लड़कियां होती है वो आज्ञाकारी और ईमानदार होती है। तो उसके अनुसार जो व्यवहार करती है, यह किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। बेसिकली बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आना ही आना है 1 नंबर का आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आपका जेंडर से लिया हुआ है। देखिए 2 तरीके के जेंडर है, हालांकि अब तो तीसरे को भी मान्यता मिल गई है। एक आपके मेल, एक है फीमेल, एक आपके ट्रांसजेंडर होता है, ठीक। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जहां भी दोनों जेंडर में आपको इंडिफरेंस देखने को मिल जाए, एक को किसी दूसरे को मुकाबले ज्यादा वरीयता दी जाए, तो वहीं पर आपको जेंडर वाइज देखने को मिल जाएगा। वो कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर कह दिया लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। भाई वो तो लड़कियां भी होती है, आज की डेट में वो उठा के देख लो, CBSE का रिजल्ट उठा के देख लो, लड़कियां टॉप करती हुई मिलेगी। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, लड़कियां भी पदक जीत कर लाई है कितने। तो लड़कियां भी, ये वाली बात, ये कंसेप्ट कहां तक सही हो गया कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। लड़कियां भी होती है और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होते हैं। लड़के भी होते हैं भाई, लड़कियां सारी थोड़ी होती है। तो कहना चाहिए दोनों के अंदर ये क्वालिटीज देखने को मिलती है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं होता है कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती है, तो समझ लो एक पक्ष को क्या काम कर रहा है, दबा रहा है। जैसे एक कंपटीशन के लिए स्कूल के अंदर लड़कियों को ज्यादा वरीयता दी जा रही है सिंगिंग कंपटीशन के लिए लड़कों के मुकाबले, तो किस कंसेप्ट को दर्शा रहा है? जेंडर बाइस को दर्शा रहा है कि भाई सिंगिंग के लिए लड़कियों की आवाज मीठी है, सुरीली है, लड़कों की नहीं है, फटेबाज जैसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके जेंडर बाइस के कुछ एग्जाम्पल है। जो जो एग्जाम्पल मैंने आपके बताए ये सभी आपके एग्जाम में पूछे भी गए, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, जेंडर से लिया हुआ क्वेश्चन है। एक जेंडर बाइस आता है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप आता है, एक जेंडर के बारे में पूछ लेता है। एक एक करके क्लास में मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? जो TLM होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ठीक है। तो इसको तरीके से प्रदान करने से किस में मदद मिलेगी वो आपको बताना है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको TLM के बारे में बताया भी जाएगा, बल्कि कुछ TLM आपको दिया भी जाता है कि स्कूल के अंदर उसका इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। तो TLM के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि किसके समावेशन में मदद मिलेगी। पहला, सर्वण बाधित छात्रों में, बिल्कुल सही बात है भाई। मान लो कोई बच्चा सुन नहीं पाता, तो TLM के अंदर कुछ ऐसा रिकॉर्डर दे दो या रेडियो दे दो जिससे बच्चा सुनकर चीजों को ग्रहण कर पाए, तो इसमें तो समावेशन में हेल्प मिलेगी बिल्कुल। दूसरा, दृष्टिबाधित छात्र में, अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता तो ब्रेल लिपि का नहीं, सुनने वाला है ना सुनने वाला है तो देखने वाली चीज दे दो, ठीक है। तो देखने वाली चीज दे दो, उल्टा बोल दिया मैंने, देखने वाली चीज दिखा दो, कंप्यूटर पर चीजें दिखा दो, प्रोजेक्टर पर चीज दिखा दो। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, तो उसको सुनने वाली चीजें सिखा दो। ये सब आपको TLM में दी होती है, आपको अपनी सैलरी से नहीं लेनी, ये आपको ऊपर से मिलती है, ठीक। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र के लिए, उनके लिए भी TLM यूज है। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण टर्म आई है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये पहली बार सीटेट के अंदर ये वाली डिसेबिलिटी आई है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो हमारे शरीर से, जो हमारे मसल से जुड़ी हुई होती है, जब हम अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। इस पेन को मैंने सही से पकड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये डिसेबिलिटी होगी वो इसको सही से पकड़ भी नहीं पाएगा। जब वो खाना खाएगा तो खाना भी अपने ऊपर गिरा देगा खाना, ठीक है। तो ये आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। सीटेट में नई टर्म आई थी, जैसे सीटेट में कुछ नई टर्म आ रही है ना, जैसे चंकिंग आ गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ गई, मेटाकोग्निशन आ जाएगा,
वो सब मैं आपको क्लास के माध्यम से सब कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इनके लिए भी हेल्प करेगा। तो जो टीएलएम रहता है वो सभी के समावेशन में हेल्प करेगा, जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए। आंसर आपका फोर्थ आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अभी थके तो नहीं हो, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ी बड़ी क्लास लूंगा मैं आपकी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं करती है? बताओ कौन सी नहीं करती है। क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान से पढ़ लेना। तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है सीटेट का एग्जाम पास करना। तो आपके करिकुलम यानी पाठ्यचर्या अनुकूलन के अनुसार ही तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आएगी आपके एग्जाम में सीडीपी बाल विकास, पढ़ा मैं आपको साइकोलॉजी रहा हूं, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लोग आ रहे हो पहली बार, ऐसा तो है नहीं पहली बार सीडीपी पढ़ रहे हो, पहली बार जीन प्याजे पढ़ रहे हो। आपने अपने टीचिंग कोर्स में भी पढ़ा होगा, चाहे डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, या इससे पहले भी कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपके जो अनुभवात्मक शिक्षा है वो भी इंपोर्टेंट है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी सही बात है। जो आप करिकुलम का नियोजन कर रहे हो, नियोजन का मतलब है प्लानिंग करना, तो उसमें नवाचार होना चाहिए। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं नए नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, नई नई फोटो के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो उसमें नवाचार होना चाहिए, ठीक। और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो जो कोई टीचर नवाचार दिखाता है ना, तो उसको कहा जाता है नवाचारी, ठीक है। तो जॉब लगने के बाद कुछ ऐसी ऐसी उपाधियां दी जाती है। कोई भी अगर क्रिएटिव टीचर होता है तो उसको सारे टीचर मिलकर दबा लेते हैं, यार अच्छा तू नई चीज लेगा, अब अधिकारी हमको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका होने से रहा। तो आंसर क्या बचा? आंसर आपका फोर्थ ही सही बचा, ठीक है। कि परीक्षा केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नीतियां, यही बचा नेगेटिव आपका, ठीक है। शुरू के तो दोनों आपके पॉजिटिव है, मैंने गलत पता नहीं क्यों काट दिया। तो फोर्थ आंसर है क्योंकि नेगेटिव है, कि परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियों का अपनाना चाहिए। जब भी वर्ड दिख जाए आपको कठोर, इन चीजों को आपको इंप्लीमेंट नहीं करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है कठोर, ठीक। तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। इसका योगदान नहीं देती है, सकारात्मक योगदान, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? बताओ कौन करता है? विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान, या फिर रट कर याद करना? रट कर याद करना तो वैसे नेगेटिव है। तीन ऑप्शन में से बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बोतल है पानी की? बताओ इसका सही आंसर बताओ आप लोग। ये नई टर्म आई है इस बार आपके एग्जाम में। देखिए आंसर हो जाएगा इसमें आपका मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन क्या होता है? सोच के बारे में सोचना। किसके बारे में? सोच के बारे में सोचना, ये होता है आपका मेटाकोग्निशन। अब क्या होगा सर, ये क्या होता है सोच के बारे में सोचना? देखो अभी आप लोग सिर्फ यहां पर सीडीपी पढ़ रहे हो ताकि अपने एग्जाम को पास कर जाओ, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो आप लोगों की थिंकिंग आपके स्कूल तक पहुंच रही है, ये आपकी ट्रेनिंग तक पहुंच रही है कि यार एग्जाम पास करने के बाद हमारी कैसी लाइफ होगी, कैसी जिंदगी होगी। तो आप लोग सोच तो किसके बारे में रहे हो? सीडीपी के बारे में। और इसके बारे में सोचते सोचते कहां पर चले गए? जब आप लोग टीचर बन गए। तो यही होता है जब हम सोच के बारे में सोचते हैं, तो ये होता है आपका मेटाकोग्निशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया नई टर्म आई है इस बार मेटाकोग्निशन। जैसे एक नया वर्ड आया था चंकिंग आया था, तो जब आपको नए टर्म के बारे में बता रहा हूं तो आपके माइंड में एकदम आया अरे चंकिंग भी तो आया था, और चंकिंग में क्या था? खंडीकरण किया जाता है, टुकड़ों में तोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है। तो आप लोग क्या काम करो? सोचा आपने चंकिंग के बारे में और फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दी। तो सोच के बारे में सोचना होता है आपका मेटाकोग्निशन होता है। जैसा भी आप लोग यहां पर सीटेट के बारे में सोचते सोचते और अपने स्कूल में पहुंच गए हो ख्वाबों में, ठीक है। तो ये मेटाकोग्निशन नई टर्म आई है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है? मिसकंसेप्शन। जैसा आप लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि यार जो सीटेट के अंदर जो सीडीपी आती है उसके अंदर साइकोलॉजी पढ़ते हैं या बाल विकास पढ़ते हैं या फिर आपका बाल विकास पढ़ते हैं। तो मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोग चारों तरफ अपने आसपास माहौल देखते होंगे, यार ये तो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, या ये तो साइकोलॉजी पढ़ रहा है या पढ़ रही है, हम भी साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ये सब मिसकंसेप्शन होते हैं जो बच्चे के माइंड में होते हैं और आप लोगों के माइंड में भी है, ठीक है। हर किसी के माइंड में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी मिसकंसेप्शन होता है वो नेचुरल होता है, हर किसी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी कुछ रहता है, ठीक है। या आप सबके लोगों के बीच में भी रहता है। जैसे मैं देख रहा हूं आप लोग कितने हो, 7,000 प्लस हो, लेकिन अपना पूरा आंसर नहीं दे रहे हो, तो मिसकंसेप्शन है। क्या बता आप लोग कॉपी में लिख कर दे रहे हो, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस होता है।
अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए जो वर्ड आपने सुनते होंगे मोटिवेशन, मोटिवेशन की सर मोटिवेट करिए, हमको मोटिवेट करिए, हमें अपने एग्जाम पास करना है। तो मोटिवेशन क्या होता है? एक अंदर से एनर्जी होती है जो हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी हेल्प करती है, यही तो मोटिवेशन होता है। ठीक, अब ये मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो होता है आपका आंतरिक रूप से जो मोटिवेशन होता है कि भाई मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे टीचिंग की जॉब लेनी है ताकि मैं अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, मैं सोसाइटी में अपना एक नाम कमा सकूं, मुझको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो अंदर से फीलिंग आ रही है, तो कैसी हो जाएगी? इंटरनल हो जाएगी। एक होती है एक्सटर्नल, यार बस मेरा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, बाकी तो मेरे पापा जुगाड़ करा के कहीं ना कहीं मुझे फिट कर देंगे टीचिंग में। ठीक है, एक बार मेरा सीटेट हो जाए उसके बाद तो मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है, शादी भी नहीं हो रही, सीटेट के बाद हो जाएगी। तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर है, और हमेशा जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल से फार बेटर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर इंटरनल मोटिवेशन पूछ लिया जब आदमी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। देखते कौन सा इसका एग्जाम्पल है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, अगर मुझे कह जाए कि भाई जाके चाइनीज सीख लो, जाके उर्दू सीख लो, जाके तमिल सीख लो, कोई भी नई भाषा सीख लो, मैं क्यों सीखूं? भाई मेरा मन नहीं है, मैं नहीं सीखूंगा, कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर डाल लो। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे भाषा हर हालत में सीखनी है, तो आप उसको सीख जाओगे। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नई भाषा क्या कुछ भी सीख जाओगे। ये आंतरिक आपके अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल, बाह्य रूप से हो जाएगा। क्यों? आप लोग नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी कर रहे हो, अपने शौक के लिए नहीं कर रहे। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, यहां पर पुरस्कार के लिए कर रहे हो। ठीक है, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, तो ये भी आपका एक्सटर्नल हो जाएगा कि मेरे माँ पापा मुझे शाबाशी देंगे। फिर तो आंसर इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, इंटरनल मोटिवेशन का जो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ यानी स्कैफोल्डिंग जो होती है प्रदान करना किसका एग्जाम्पल है? देखिए स्कैफोल्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, जो टेम्परेरी हेल्प या जो टेम्परेरी जो गाइडेंस होती है, जो टेम्परेरी गाइडेंस होती है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई बच्चा जब छोटे से थे साइकिल चलाना एकदम नहीं सीखता, उसके पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो हेल्प करते हैं साइकिल में बैलेंस बनाने के, और तब वो साइकिल चलाना सीखता है, या साइकिल के साइड में दो छोटे छोटे पहिए लगा देते हैं। तो टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो जो छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और जो स्कैफोल्डिंग प्रदान करना है किसका एग्जाम्पल है, वो आपसे पूछ लिया। तो यहां पर बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, तो किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल आपका जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र इसको कहा जाता है। देखिए समीपस्थ क्या होता है ये उसको समझना जरूरी है। देखिए जब एक तो होता है वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और एक होता है आपका संभावित विकास। तो जो वास्तविक विकास होता है और जो संभावित विकास होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वो कैसे? देखिए अब सीटेट के एग्जाम में पास होने के लिए कितने चाहिए? 90 नंबर आपको चाहिए। अब मान लो आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, किसी के 70 आ रहे, 72 आ रहे, 80 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका रियल डेवलपमेंट है, वास्तविक विकास है, इतना आप लोग रियल में कर रहे हो अपना विकास। लेकिन यहां पर मैंने आपको टेम्परेरी हेल्प दे दी, स्काफोल्डिंग प्रदान कर दी, आपको क्लास लगा दी, नोट्स आपको दे दिए। ठीक है, आपको क्या दे दी? स्काफोल्डिंग प्रदान कर दिया मैंने, तो आप अपना 90 नंबर का स्कोर लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये आपका जेडपीडी हो जाएगा। ठीक, और संभावित विकास कितना चाह रहे हो आप लोग? 140 प्लस आ जाए सर मेरे तो। ठीक है, तो ये होता है आपका जेडपीडी। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली जो गतिविधियां होती है उनको डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना होती है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपने एनसीएफ भी पढ़ा है तो सबसे मेन चीज है बच्चों को आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो तो बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराइए, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाइए। जब बच्चा खुद करके सीखता है, अगर बच्चा किसी काम को खुद कर रहा है, जैसे मेरी आदत है, मैं आपको अपनी बताऊं, जब तक मैं किसी काम को खुद अपने हाथों से नहीं करता, जब तक उसको जल्दी स्पीड से नहीं सीखता, चाहे सामने वाला कितना भी बढ़िया बता दे, तो बच्चों को खुद करके सीखने वाली एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा आपको करानी चाहिए। जब बच्चों को आप करके सीखने वाली एक्टिविटीज यानी गतिविधियां कराओगे तो इनको आपको टालना है, टाल तो सकते नहीं, सुविधा देनी है, बिल्कुल सही बात है, सुविधा देनी, प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते, ना इनकी रोकथाम कर सकते हैं, इनको तो ज्यादा से ज्यादा आपको कराना है।
तो करके सीखने वाली गतिविधियों की सुविधा अगर आपने बच्चों को दे दी, जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है, तो जो छात्रों का जो अधिगम है, जो बच्चा चीजें सीख रहा है, उसको बढ़ने की पूरी संभावना है। क्या है? बढ़ने की पूरी संभावना है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो इसलिए करके सीखने वाली गतिविधियों की सुविधा देनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे के सीखने की संभावनाएं बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, ठीक, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में पूछ रहे हैं जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं। अब बताओ गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? सीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस का होता है, जो अपने डिसीजन में अपना सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ हाई एफिकेसी इनके अंदर देखने को मिलती है, और यही प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं जो आगे जाके भविष्य में कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, बहुत बड़ा हमारे देश का नाम करता है। ठीक है, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप लोगों में से भी कोई ना कोई जरूर होंगे, दो चार जो 140 प्लस जरूर लेकर आएंगे या भविष्य में आगे जाके बड़ा नाम करेंगे। ठीक, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करने से बचना चाहिए, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या करने से बचना चाहिए। विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देने चाहिए, ये तो करना चाहिए उसको। ठीक है, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे बच्चे की और रीच बढ़ सके और ज्यादा बच्चा चीजों को सीख सके। ठीक है, क्योंकि इनका माइंड बहुत शार्प रहता है, जल्दी चीजें सीखते हैं। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना बिल्कुल गलत। जहां पर भी आपको अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित मिल जाए, उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना। हमेशा क्या रहेगा? सिर्फ बाल केंद्रित, ओनली बच्चा, और कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो हमेशा बच्चों को सेंटर में मानकर आपको सब चीज करनी है। तो किस चीजों से बचना चाहिए? इसी चीज से बचना चाहिए। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना करने देना चाहिए। कोई बच्चा कहना चाहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है आगे जाके, तो बिल्कुल आप बनिए, आपका डिसीजन है। और अपने डिसीजन में ये बहुत आत्मनिर्भर भी होते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या पॉजिटिव है। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा कि क्या बचना चाहिए, ये पूछा था इसमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? क्वेश्चन आपके विकास के सिद्धांत से आपसे पूछ लिया है। देखो किसकी करता है, देखते हैं। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। ऐसा तो हम लोग सीखे हैं, हम भी जब पैदा हुए थे ये नहीं दौड़ लगाना शुरू कर दी, चलना शुरू कर दिए, पहले बैठे चले और उसके बाद दौड़ लगानी शुरू कर दी। ठीक है, और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखे। तो ये आपको पूछा है ये विकास के किस सिद्धांत को फॉलो करता है? विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, सीक्वेंस में होता है। विकास का जो है एक निश्चित क्रम होता है। देखिए पहले बच्चा होता है जो बैठना सीखता है, बैठने के बाद फिर वो चलना सीखता है, चलने के बाद फिर बच्चा दौड़ना सीखता है। ऐसे नहीं है दौड़ना तो पहले सीखेगा बाद चलना बाद में। तो विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, एक निश्चित सीक्वेंस होता है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। विकास के जितने भी सिद्धांत है उनमें से एक नंबर आपके एग्जाम में आने ही आना है। सभी सिद्धांत को पढ़ लेना, मैंने नोट्स में सारे डाले हुए जितने सारे सिद्धांत है। ठीक है, और नोट्स के अलावा ध्यान रखना कोई भी बुक परचेज मत करना, किसी भी तरीके की बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। किस तरीके के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस बार सीटेट में बहुत आंधी उतारी थी इसने भी, समालोचनात्मक सोच। अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा तो उसमें भी ये वाली बात कही गई है, समालोचनात्मक सोच को यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब होती क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, पहले आपको ये बात समझनी जरूरी है। देखिए अब मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सीडीपी पढ़नी है, 30 नंबर की सीडीपी पढ़नी है, तो आपको साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपके चैप्टर है वो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। अब एक तो बच्चे होंगे जो सारे मेरी बात मान लेंगे, हाँ जो जो सचिन सर ने टॉपिक बताए हुए सिर्फ वही पढ़ने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक दो बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो ये देखेंगे चलो एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के देखता हूं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर बच्चा क्या काम कर रहा है, वो सही और गलत या दो जो ऑप्शन रहेंगे उन दोनों को चेक कर रहा है और फिर एक डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जब बच्चा खुद का दिमाग लगाता है और दोनों में से जब एक चीज के ऊपर डिसीजन लेता है अपना कि हाँ ये चीज सही है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और इसी सोच को बच्चे की उसको बढ़ाना चाहिए एक टीचर को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो समालोचनात्मक सोच को कौन बढ़ावा देता है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सीधा 2006। तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? नहीं देता, सीधा एक आंसर आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता।
पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए, तो आप लोग बता सकते हो अलग अलग लेयर्स के नाम। तो इनमें तो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं आ ही नहीं रही, ठीक है। तो बच्चा क्या फोर्थ कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए कि जो बीजों को हवा की आवश्यकता होती है क्यों होती है, अगर ना हो तो क्या होगा। तो यहां पर खुद बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद अपने तथ्य निकालेगा और नई नई चीजें सीखेगा। तो यहां पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा यूज होगा, ठीक। तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आ गए आपके लास्ट क्वेश्चन पर, 30वां क्वेश्चन। उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन को सही दीजिए और वीडियो के एंड में अपना स्कोर भी बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है आज के इसके अंदर, क्लास के अंदर, ठीक। क्वेश्चन आपको दे दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है, ठीक है, वो आपको बताना है। देखिए, राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ध्यान देना, अगर बच्चे दिव्यांग हो तो 6 साल से 18 साल तक का टाइम पीरियड हो जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में काफी पूछा गया है, खासकर पेपर 2 के अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मल बच्चे हैं तो 6 साल से लेकर 14 साल तक के लिए, और दिव्यांग बच्चों के मैटर में 6 से 18 आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो जो इसका खंड 12 है वो किसकी सिफारिश करता है? वो सिफारिश करता है रिजर्वेशन की। प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन की बात करता है कि प्राइवेट स्कूल में 25% का रिजर्वेशन होना चाहिए। देखते हो ना, रिजर्वेशन चलता है स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर। इसको अंदर खूब हंगामा हुआ था, कोर्ट के अंदर भी प्राइवेट स्कूल वाले गए थे। तो इस बात को कहता है आरटी 2009, ठीक। उसके अलावा देखिए, आरटी का अगर आपने क्लोज पढ़ा होगा तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लोज है। उस क्लोज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लो आप राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग स्कूल में एडमिशन ले रहे हो। मान लो बच्चे की उम्र 6 साल है तो बच्चा पहली क्लास में होगा। जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाएगी तो बच्चा दूसरी में हो जाएगा। जब बच्चे की उम्र 8 साल हो जाएगी तो बच्चा तीसरी क्लास में एडमिशन लेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बात हो रही है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जो राइट आरटी के अंदर एक क्लोज लिखा हुआ है, उस क्लोज के अंदर ये वाली बात कही गई है कि बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग उसको क्लास देनी है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का स्कूल में एडमिशन लेने आ रहा है, तो क्या आप उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे दोगे? नहीं। अगर 10 का आ रहा है तो उसको 5th क्लास में एडमिशन मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इंडिया के अंदर कक्षा का माहौल है, ध्यान से सुनना बात को, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो कक्षा का माहौल है वो समजातीय है। कैसा है? समजातीय, बड़ा इंपोर्टेंट वर्ड है। यानी एक जैसा है, एक जाति के बच्चे मिलेंगे। अगर आप 7th क्लास 2nd क्लास में चले जाओगे तो ज्यादातर बच्चे 7 साल के मिलेंगे। फर्स्ट क्लास में चले जाओगे तो ज्यादातर बच्चे आपको 6 साल के मिलेंगे। तो समजातीय माहौल होता है आरटी 2009 के अकॉर्डिंग। ये क्लोज लिखा हुआ है, अगर आपके पास टाइम हो तो जाकर उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और कितना आरक्षण है? 25% आरक्षण प्राइवेट स्कूल के अंदर। आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए, लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं थे। इनके बारे में इतना डीप कर खोलकर बताया, कम से कम 100 क्वेश्चन बैठ रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो क्लास को आप लोग जितना हो सके लाइक कर देना, अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्लास के बारे में पता लग जाए। और उनको भी बताइए कि यूट्यूब पर क्लास शुरू हो चुकी है मेरे, ताकि वो भी क्लास देख सके और अपना अच्छे नंबर से पास कर सके, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब कंटिन्यूअस आपकी क्लास चली रहेगी, आपके एग्जाम तक चलेगी, ठीक है। और बाकी जो नोट्स का पूछ रहे थे तो गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। पेपर 1 चाहिए, पेपर 1, पेपर 2 मिल जाएगा, दोनों भी कंबाइंड में साथ में मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं है। और कोई किताब, कोई एनसीईआरटी, कोई प्रीवियस लेने की जरूरत नहीं है। सब मटेरियल मैंने इनके अंदर डाला हुआ है। सिर्फ 2 ही चीज आपको फॉलो करनी है, इन नोट्स को पढ़ना है डिटेल से और मेरी क्लासेस अटेंड करनी है। और उसके बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। पास की बात नहीं कर रहा मैं, पास तो इनको ले लो अच्छे नंबर से, ये भी पास करा देंगे, लेकिन दोनों चीजें साथ में लेकर चलिए और किताब की जगह इनको यूज करिए आप लोग, ठीक है। जिन बच्चों ने ले रखा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो लिखकर कि आपको नोट्स कैसे लगे। और ये भी बता दो क्या किसी किताब या इंडिया का कोई भी पब्लिकेशन कितना भी बड़ा हो, क्या इसके सिर्फ आधे % के बराबर भी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग बताइए। अब जो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछिए, आपके 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद मैं क्लास को यही स्टॉप करता हूं, ठीक है जी। जी गुड नाइट है।
सर आपने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी ले सकते हो। हाँ ले सकते हो, वरना गूगल पे जाके सिंपल सा सर्च मारो sachinacademy.com। गूगल पे जाके कुछ भी सर्च मारते हो सीधा sachinacademy.com जाके मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर सब चीज आपको दी हुई है, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं आ रही, वैसे ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब पेपर ऑनलाइन होने हैं, या गड़बड़ी करोगे इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होगा, आगे कैसे बात बनेगी। तो वहीं पर मेरा एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर दीजिए, बस मैसेज करके छोड़ देना, उसमें सब बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन हो तो और पूछ लो, फिर मैं क्लास स्टॉप करता हूं। कल होगी आपकी 8 बजे आपकी ईवीएस की क्लास, पर्यावरण दिन की क्लास होगी कल आपकी 8 बजे, ठीक है। तो कल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग आ जाना, 8 बजे आपकी क्लास हो जाएगी, अपने दोस्त यार को भी बता देना, ठीक है जी। नोट्स कितने दिन में अवेलेबल रहेगा? नोट्स आपका परमानेंट रहेगा, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं रहता, टेंशन फ्री रहो, आपका अवेलेबल रहेगा। और देखो साथ में जो पेपर 2 में मैं साथ में अलग पेपर भी दे रहा हूं ना, जो आपको फ्री में, उसको संभाल के रखना, वो आपके हेल्प करेगा। जो आपके मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी निकलती है, सुपर टेट की निकलती है, आप जानकर मैंने इसलिए फिर डाला, मेरी टीम वाले बहुत नाराज रहते हैं मेरे से कि सर मतलब इतनी चीज आप देते रहते हो बच्चों को और ये कदर नहीं करते हैं। फिर कदर करनी चाहिए आपको, ठीक है। इतने कम चीज में और इतनी मेहनत की चीज अगर आपको दी जा रही है तो उसकी कदर करिए। ये आपके आगे की प्लानिंग है, क्योंकि सीटेट तो लाखों बच्चे हैं जो अभी तक पास हो चुके हैं, जिनकी मैं भी तैयारी करा दी थी, लाखों बच्चे हैं, लेकिन सीटेट से बात नहीं बनती। आगे के जो मेन एग्जाम रहते हैं जिनसे आपको जॉब मिलती है, ये वाले आपके केवीएस सुपर टेट वगैरह डीएसएच वगैरह, इनसे जॉब मिलती है, तो थोड़ी मेंटेलिटी ऐसे चेंज करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं क्लास को यही स्टॉप करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कल मिलता हूं ठीक 8 बजे आपको ईवीएस की क्लास में। थैंक यू।